बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। हम की पॉइंट्स की बात करेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेन पॉइंट्स, मेन रिलेशंस मालूम होने चाहिए चीज़ों के, और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं इस टॉपिक में जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें मालूम है, हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और पुअर कंडक्टर। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है? पुअर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर नहीं कहा। नॉन कंडक्टर मींस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर का मतलब है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्मॉल एक्सटेंट। और क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब है वाटर आयोनाइज, और आयोनाइज होगा वाटर तो क्या चीज बनाएगा? H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, और H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, प्लस OH नेगेटिव आयन होंगे। या मैं इसकी वाटर की आयोनाइजेशन की इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वाटर आयोनाइज एंड गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, लो एक्सटेंट में सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से, वेरी लिटिल स्मॉल एक्सटेंट में सेल्फ आयोनाइजेशन होगी, जिसकी वजह से ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की रीज़न क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत कम अमाउंट में होती है। तो हमें ये बात यहाँ मालूम होनी चाहिए। अब Kc ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और ये रिएक्टेंट है, सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है। तो हमारे पास Kc वैल्यू 1.8 इंटू 10 टाइम माइनस 16 है। 1.8 इंटू 10 टाइम माइनस 16 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो विद चेंज इन टेम्परेचर Kc वैल्यू चेंज होती है। और ये Kc असल में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ओवर इनटू OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव into concentration of OH negative ion in a water divided by concentration of water। ठीक है, इस इक्वेशन से मैंने लिखी, और इसकी वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टाइम माइनस 16 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 इंटू 10 टाइम माइनस 16। अब यहाँ पे Kw क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? Kw इज इक्वल टू Kc ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसे Kw कहते हैं, और ये इक्वल है Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो Kw क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी? कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं, और हमें पता है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब क्या होती है? नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वाटर के एक डीएम क्यूब में कितने मोल होंगे। अगर मेरे पास 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर है, तो हमें 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए कि कितने मोल्स हैं। मैं इसमें से मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। 1 सीएम क्यूब 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
ठीक है, 1 किलोग्राम के इक्वल होगा और 1000 ग्राम के। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। जितने मोल्स आएंगे, ठीक है, ये मोल कितनी अमाउंट में है, 1 डीएम क्यूब में, इसका मतलब है इतने मोल 1 डीएम क्यूब में मौजूद है, और 1000/18 इज इक्वल टू 55.55 मोल्स। इसका मतलब है 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, 55.55 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात की जाए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ वाटर कह दिया जाए, या व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब वाटर में 55.5 मोल वाटर के होते हैं। यहां से हमें ये पता चल रहा है। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट जब कर लेते हैं तो हमारे पास KW की वैल्यू आती है, और अगर यहाँ से KW की वैल्यू हम देखें तो KW इज इक्वल टू, KW होता क्या है, KW की वैल्यू क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.8 इंटू 10 टाइम -16 है, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5 मोल पर डीएम क्यूब है 25 पे। ये सब कुछ कब है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से KW की वैल्यू आ जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि 1 इंटू 10 टाइम -14, 1.01 इंटू 10 टाइम -14 आती है। तो KW ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.01 इंटू 10 टाइम -14 है। ये है हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू। अब हमें इसमें मालूम होना चाहिए वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन, कम आयोनाइजेशन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन, हमें Kc ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस मालूम होना चाहिए, 1.8 इंटू 10 टाइम -16। KW का एक्सप्रेशन, KW किसके बराबर है, Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के, और KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन इंटू OH नेगेटिव आइंस है इन अ वाटर। ये KW है, ठीक है। H पॉजिटिव आइन कितने हैं, OH नेगेटिव आइन कितने हैं, इन दोनों का आयोनिक प्रोडक्ट है। 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल्स, और कंसंट्रेशन क्या हो गई, 55.5 मोल पर डीएम क्यूब हो गई वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद KW की वैल्यू हम मोलर कंसंट्रेशन को Kc से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है हमें किसी भी टेम्परेचर पे Kc गिवन हो, ठीक है, और कहा जाए KW क्या है, तो जो Kc गिवन है उसके साथ 55.5 को मल्टीप्लाई करें, उस टेम्परेचर पे KW की वैल्यू आ जाएगी। या मोल्स गिवन हो कि भाई मोल्स इतने हैं इस टेम्परेचर पे पर डीएम क्यूब, KW क्या होगी। ठीक है, अब KW आ गया, KW की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए 1.01 इंटू 10 टाइम -14, और इसको हम 1 इंटू 10 टाइम -14 कह देंगे, या 10 टाइम -14 इज द वैल्यू ऑफ KW। अब इसके बाद आयोनाइजेशन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। हम टेम्परेचर 25 से 50 पे ले जाएंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो हमें यहाँ मालूम होना चाहिए KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है,
और Kw इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि Kw क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा आयन, उतनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ Kw। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर Kw इंक्रीजेस। और कितना इंक्रीज होता है, फ्रॉम 0 फॉर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इट इंक्रीजेस 75 टाइम्स। ठीक है, कितना इंक्रीज है, Kw increases 75 times from 0 to 100, but this increase is not regular। हम ये नहीं कहेंगे कि 100 to 200 तक ये 150 टाइम्स हो जाएगा, रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू, वो चीज़ याद रखनी है जो कि हमें गिवन है सिलेबस में, बुक में, और हमें 0 to 70 और 0 to 100 तक मालूम है कि इट इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 75 टाइम्स। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन वाटर में क्या होगी, वो हम कैसे मालूम करेंगे। भाई हमें मालूम है Kw कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट है। Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टाइम -14। तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी इन न्यूट्रल वाटर, इन न्यूट्रल, यहाँ पे ये पॉइंट भी वो कर ले, इन न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, और जब भी वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होगी हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एक H पॉजिटिव बनाएगा तो एक OH नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ईच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टाइम -7 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कितनी है, 1 इंटू 10 टाइम -7 है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि Kw इंक्रीज होगी। ठीक है, अब अगर हम ऐड करते हैं, इफ वी ऐड H पॉजिटिव आयन, इफ वी ऐड एसिड इन अ वाटर, if we add acid, then concentration of H positive ion in a water become greater than concentration of OH negative ion। अगर हम ऐड करेंगे बेस, अगर हम कोई बेस, कोई अल्कली ऐड करेंगे तो concentration of OH negative ion become greater than concentration of H positive ion। लेकिन यहाँ पे हमने याद रखना है, if we add acid or base, whatever we add, the value of Kw is a constant। उस टेम्परेचर पे Kw की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, वैल्यू ऑफ Kw चेंज नहीं होगी। Kw वेरीज विद टेम्परेचर। हमने H पॉजिटिव आयन ऐड किए, ठीक है, या हमने OH नेगेटिव आयन ऐड किए, एसिड ऐड करें या अल्कली ऐड करें, Kw रिमेन्स कांस्टेंट, Kw कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH एंड pOH। हम थोड़े से पॉइंट्स की बात करते हैं अबाउट pH एंड pOH। pH एंड pOH वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन इन 1909। 1909 में सोरेनसन ने pH स्केल इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, वाई? तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए pH स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड by Sorensen to make calculations easy। क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत लो थी, अभी हमने बात की 10 टाइम -7, 25 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। इन लो कंसंट्रेशन की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए उसने इसका नेगेटिव लॉग ले लिया, ठीक है, और नेगेटिव लॉग लिया तो ये वैल्यूज़ जो है वो सिंपल कैलकुलेशंस के लिए सिंपल डिजिट्स में चेंज हो गई, जो कि 0.000 समथिंग में आती थी। और ऐसी वैल्यूज़ को, इन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए pH स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया। और pH क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन
इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं pH इज इक्वल टू log ऑफ 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। ठीक है, ये हमारे पास pH है। सिमिलरली POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन, और हम कह सकते हैं माइनस लॉग के बजाय लॉग ऑफ 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन। ठीक है, ये है हमारे पास pH और POH की पहली बात। उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन pH POH। ठीक है, pH POH का क्या रिलेशनशिप है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से Kw से। हमने कहा ये क्या है, H पॉजिटिव, हमें पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Kw है। अब मैं अगर इसकी जगह इसका लॉग ले लेता हूँ तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। इसे हम कहते हैं pH, ये है POH, और माइनस लॉग ऑफ Kw इज pKw इसे कहेंगे। तो pH POH और pKw का क्या रिलेशनशिप है हमें ये मालूम होना चाहिए। pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। अब pKw, Kw क्या है, Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKw, और pKw इज इक्वल टू 14, इसका माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 14 एट 25 पे ये 14 आएगा। सो हमारे पास एक और रिलेशनशिप है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हम इसकी जगह जस्ट 14 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास ये भी एक इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए, pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw, अगर तो वैल्यूज के मैंने pKw की। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है तो pH प्लस POH का सम 14 होगा हमेशा। ठीक है, ये pKw के इक्वल होगा। अब pH स्केल की बात करते हैं। pH स्केल हमें मालूम होना चाहिए। pH स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 goes up to 14. Maximum pH is 14. Minimum it start from 0. Less is the pH, more is the acidic solution. जितनी कम pH होगी, लेस pH का मतलब है मोर एसिडिक। मोर pH इसका मतलब है लेस एसिडिक, और इसका मतलब है मोर बेसिक। इसी तरह लेस pH का मतलब है मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक। तो ये बात याद रखनी है। pH वैल्यू, लार्ज pH वैल्यू मींस मोर बेसिक सॉल्यूशन एंड लेस, उसके उलट कर सकते हैं, लेस एसिडिक सॉल्यूशन। स्मॉल pH वैल्यू मींस है मोर एसिडिक सॉल्यूशन एंड लेस बेसिक सॉल्यूशन। 7 इज द न्यूट्रल। pH 7 मींस न्यूट्रल, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अब उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे लो pH वैल्यू होगी मिनरल एसिड्स। ठीक है, सबसे कम pH किनकी होगी, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स की pH 1 2 3 से बिलो होगी, 2 3 से बिलो होगी, 0 to 1 और 1 to 2 के दरमियान होगी। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इसके बाद हमारे पास आएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एसिड्स की pH क्या होगी, हमेशा मिनरल एसिड से ज़्यादा होगी। pH वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है दे आर लेस एसिडिक, ये वीक एसिड होंगे एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कंपैरेटिव देखी जाएगी।
ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक देन मिनरल एसिड्स। सबसे कम पीएच, अगर कहीं पे पीएच वैल्यू गिवन है और कहा जाए चूज, ठीक है, किसकी पीएच हो सकती है, तो सबसे अगर बहुत कम पीएच वैल्यू है और वहाँ पे कोई मिनरल एसिड मौजूद है तो वो मिनरल एसिड होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक एसिड मौजूद है तो मिनरल एसिड से ज़्यादा वैल्यू पीएच की ऑर्गेनिक एसिड्स की होगी, क्योंकि ये वीक एसिड होंगे एज कम्पेयर टू मिनरल। स्टूडेंट्स, हमने बात की सबसे ज़्यादा एसिडिक मिनरल एसिड्स होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड उससे कम एसिडिक होंगे ऑर्गेनिक एसिड। इसका मतलब है सबसे कम पीएच मिनरल एसिड्स की होगी, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स की होगी। अब कुछ पीएच वैल्यू गिवन है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस की पीएच 2.0 है, पीओएच 12 हो जाएगी, 14 - 2 कर दें। लेमन जूस 2.3, विनेगर की पीएच 2.8 होती है हमारे पास। सॉफ्ट ड्रिंक्स की पीएच 3.0 है, पीओएच 11 हो जाएगा। इसी तरह रेन वाटर 6.2 है, रेन वाटर की पीएच क्या होती है 6.2, इसका मतलब है रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। हम कह सकते हैं रेन वाटर इज अ वीकली एसिडिक, तो ये वीकली एसिडिक होता है। इसी तरह मिल्क 6.5, मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक, मिल्क एसिडिक होता है और इसकी पीएच कितनी है 6.5 है, पीओएच 7.5 हो जाएगी। जबकि एग बेसिक पीएच रेंज में आता है, एग्स की पीएच 7.8 होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, जबकि मिल्क और रेन वाटर एसिडिक है। विनेगर, लेमन जूस हमें मालूम है लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, विनेगर इज अ एसिटिक एसिड, तो ये तो एसिडिक होंगे ही। ठीक है, इसके अलावा टोमेटो की पीएच देख लीजिएगा, टोमेटो की पीएच एसिडिक रेंज में होगी, 4.2 होती है टोमेटो की पीएच, तो हमें ये कुछ पीएच मालूम होनी चाहिए। पीओएच हम खुद इससे वो कर सकते हैं, 14 - कर दें। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड सिर्फ वीक एसिड के लिए यूज होगी टर्म। हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज, अगर हम H2SO4 या HCl वाटर में डिसॉल्व करेंगे 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है जितनी कंसंट्रेशन हमने जितनी अमाउंट HCl की ऐड की वाटर में, जितने H पॉजिटिव आयन उसमें थे उतने सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस मौजूद है। तो दिस टर्म इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, एक ही के दो नाम है, इज फॉर वीक एसिड्स। बिकॉज वीक एसिड, क्यों है वीक एसिड के लिए, क्योंकि वीक एसिड आयोनाइज इन अ लेस एक्सटेंट, ये 100% आयोनाइज नहीं होते। तो हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट से पता चलेगा कि एसिड स्ट्रेंथ कितनी है। एसिड की स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पे डिपेंड करेगी। कितने H पॉजिटिव आयन एसिड ने प्रोड्यूस किए, ये एसिड की स्ट्रेंथ है। अब एक ऐसा एसिड जो कि वीक एसिड है, वो क्यों है, क्योंकि वो लेस सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल एसिड, लेस सॉल्युबल एसिड 100% H पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, लेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो हमें उस एसिड की स्ट्रेंथ पता चलेगी अगर हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करें। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन, हम H पॉजिटिव आयन उसमें कैटाइन और एनाइन जो भी है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा। ये कितने आयन्स एसिड ने जनरेट किए उतना वो सॉल्युबल हुआ। तो हम आयन्स की कंसंट्रेशन जब लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो आयन्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हुए, हम कहेंगे इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर वो कम होगा तो कम आयन्स प्रोड्यूस हुए, ये एक बहुत वीक एसिड है। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू वीक एसिड्स। वीक एसिड कौन से, स्पेरिंगली सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल। स्पेरिंगली का मतलब है पार्शली सॉल्युबल एसिड्स पे एप्लीकेबल होगा।
अब हम जनरली एसिड की आयनाइजेशन की कोई इक्वेशन ले लेते हैं। इसके लिए हम कोई एसिड कंसिडर कर लेते हैं। HA इज एसिड, वाटर में डिसोसिएट होगा आयंस में, इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव आयन। ठीक है, ये H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, मैं इसको H पॉजिटिव कह दूं या H3O पॉजिटिव कह दूं, A नेगेटिव। इसके लिए हम KC का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वाटर। अब यहाँ पे वाटर को हम वैसे इग्नोर कर देते हैं इस वजह से कि हम कहते हैं ये क्या है, लार्ज एक्सिस में मौजूद है, और जब कोई चीज़ लार्ज एक्सिस में है, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन से कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये बात कर देंगे, हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एक सॉल्वेंट है, लार्ज एक्सिस में मौजूद है। तो हमारे पास Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव ओवर HA रह गया। सॉल्वेंट हमने इग्नोर कर दिया लार्ज एक्सिस की वजह से। अब ये कैसा एसिड है, वीक एसिड, जो कि स्लाइटली सॉल्युबल है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व की, मैं 1 मोल डिज़ोल्व करता हूं तो 6.02 इंटू 10 टाइम 23 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। 6.02 इंटू 10 टाइम 23 में से 10 कम कर लेते हैं, क्या इस वैल्यू पे कोई चेंज आएगा? मैं यहाँ 6.02 इंटू 10 टाइम 23 से डिवाइड करूँ इसको, या 6.02 इंटू 10 टाइम 23 माइनस 10 से डिवाइड कर देता हूँ, उसमें से 10 कम कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम कहते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि एसिड कैसा है, वीक एसिड स्लाइटली सॉल्युबल है। तो Kc इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, इंटू H3 पॉजिटिव A नेगेटिव, इसे हम कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड ने जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जनरेट किया, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब ये जितना लार्ज होगा, इसका मतलब है उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस किए हैं इस एसिड ने, और जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी। तो इसको हम नया नाम देते हैं Ka। Ka क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू एनाइन। A रिप्रेजेंट एनाइन ऑफ एसिड। अगर मैं HCl लूँगा तो H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, अगर मैं HNO3 लूँगा तो H3O पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो A एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे Ka हमें एसिड स्ट्रेंथ बताएगा। हमने कहा जितनी Ka की लार्ज वैल्यू होगी, कब लार्ज होगी, जब आयन ज़्यादा होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब है लार्ज Ka मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी Ka वैल्यू लार्ज होगी। और हम क्लासिफाई करते हैं Ka वैल्यू की बेस पे एसिड स्ट्रेंथ। हम कहते हैं इफ़ Ka इज़ लेस देन 10 टाइम -3, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे जनरली वीक एसिड्स। वीक एसिड्स हैव Ka लेस देन 10 टाइम -3। अगर एसिड की Ka वैल्यू 1 से लेके 10 टाइम 1 to 10 टाइम -3 के दरमियान है, 1 से बिलो है, 10 टाइम -3 से अबव है, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे मॉडरेट है ये। ठीक है, और अगर Ka वैल्यू ग्रेटर देन 1 है किसी एसिड के लिए, तो इस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये हमें याद रखना है कि Ka लेस देन 10 टाइम -3 इज अ वीक एसिड, Ka मोर देन 1 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka बिटवीन 1 to 10 टाइम -3 इज अ
मॉडरेट एसिड, ना तो वीक है ना ही स्ट्रॉन्ग है। अब इस Ka की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इज यूज्ड टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम Ka वैल्यू कैलकुलेट करके दो एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो Ka की एक एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कंपेयर करना है, ठीक है। हम आयोनाइजेशन कितनी हुई, कितने परसेंट आयोनाइज हुआ, परसेंट आयोनाइजेशन मालूम कर सकते हैं कि इस एसिड में से हमें पता चल गया इतने H पॉजिटिव इतने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं। 100% एसिड में से 10% आयोनाइज हुआ है, 5% हुआ है, 2% हुआ है, 3% हुआ। हम परसेंटेज आयोनाइजेशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हम Ka से इक्विलिब्रियम पे आयंस की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। एसिड ने जो आयंस जनरेट किए उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं किसकी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या है भाई? परसेंट आयोनाइजेशन इज इक्वल टू एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, कितना एसिड आयोनाइज हुआ, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज डिवाइडेड बाय एसिड इनिशियली प्रेजेंट या इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड हमने टोटल अमाउंट ऑफ एसिड कर ले, अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियल कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ये हमारे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, कि एसिड कितने परसेंट आयोनाइज हुआ। दूसरी चीज़ है हमारे पास pKa, सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa, माइनस लॉग ऑफ Ka को pKa कहेंगे, ठीक है, और नेगेटिव लॉग लिया जाएगा टू मेक द कैलकुलेशन इजी। कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए लेते हैं। अगर कंसंट्रेशन बहुत लो है, pKa की वैल्यू बहुत लो होगी, आयोनाइजेशन बहुत कम होगी, pKa और Ka की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, नेगेटिव में होगी 0.00, तो इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए नेगेटिव लॉग ले लेंगे। माइनस लॉग ऑफ K इज pK। अब यहाँ पे हमें जो रिलेशन मालूम होना चाहिए, हमने कहा लार्ज Ka स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka लार्ज होगी, इसका मतलब है स्मॉल Ka वीक एसिड। अब अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो स्मॉल वैल्यू का नेगेटिव लॉग लार्ज होगा, ठीक है, इसका मतलब है लार्ज pKa किसका आएगा, स्मॉल Ka का। लार्ज pK मीन्स वीक एसिड, लार्जर द pKa वीक इज द एसिड। ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। अब लार्ज Ka वैल्यू होगी तो pK वैल्यू हमारे पास स्मॉल आएगी, ठीक है, तो इसको उलट कर देना है। Ka जब लार्ज है तो pK स्मॉल होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा।
के ए स्मॉल होगी तो पी के ए लार्ज होगी और एसिड एक वीक एसिड होगा। ठीक है, लार्ज के ए मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, स्मॉल पी के मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। स्मॉल के मीन्स वीक एसिड, स्मॉल के का मतलब है लार्ज पी के, लार्ज पी के मीन्स एक वीक एसिड। एक और चीज यहां पे ऐड करते हैं, उसे कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशंस। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन क्या है भाई? ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन, ऑस्टवाल्ड्स के मुताबिक इफ वी इंक्रीज डाइल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड द डिसोसिएशन ऑफ आयन इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा डाइल्यूट एसिड होगा उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन ऑफ आयंस होगी। ठीक है, तो हम ये एक बात ज़हननशी कर लें, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा वीक एसिड आयंस में डिसोसिएट होगा। इसे ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, दो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़रा इनको डिस्कस करते हैं, जो कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। तो एक तो ये है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद कंसंट्रेशन ऑफ 10 टाइम -3 मोलर। 10 टाइम -3 मोलर है, इसकी पीएच क्या होगी? तो हम 10 टाइम -3 का नेगेटिव लॉग लेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टाइम -3 हमारे पास जो आएगा वो होगी POH, क्योंकि ये एक बेस है, और हम pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, यहाँ से उसे कन्वर्ट कर लेंगे pH में। ये आएगा 3, 10 टाइम -3 नेगेटिव लॉग लेंगे, हमारे पास 3 आएगा, और 3 इज़ द POH, ये इसकी POH हो जाएगी। अब pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 3, 14 - 3 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, तो एक तो हमने जल्दबाजी में ये नहीं करना कि वहाँ अगर बेस लिखी हुई है, हम pH पूछिए, डायरेक्ट कैलकुलेट करें और इधर से 3 चूज़ कर दें। ठीक है, अगर यहाँ अल्कली है, बेस है, तो वो POH है, उसे pH में चेंज करें। अगर यहाँ एसिड है और POH पूछी है तो वो उसकी pH है, पहले उसे POH में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ को भूलना नहीं, जल्दबाजी में भूल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है, सम ऑफ PK एंड PKB इज इक्वल टू। भाई सम ऑफ PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। ठीक है, और K का नेगेटिव लॉग है, KA इज इक्वल टू 10 टाइम सम ऑफ PK प्लस PKB, PK और PKB का सम। KA क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 10 टाइम -7, बेस 10 टाइम -7 ऐड करेंगे, 7 + 7 हमारे पास इसका सम आएगा 14। PK प्लस PKB का सम हमारे पास 14 होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.85 × 10 टाइम -5। ये Ka वेरी स्मॉल वैल्यू है K की, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। लेकिन अगर इसकी pKa वैल्यू देखते हैं तो 4.74, ये एसिटिक एसिड की Ka और pKa वैल्यू है। इसी तरह ह्यूमन ब्लड की pH, ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ठीक है, ह्यूमन ब्लड की pH 7.4 होगी। मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इसको, नेक्स्ट हमारे पास Kb है, लेकिन Kb Ka में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ एसिड और बेस का डिफरेंस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अभी बाकी हैं कुछ टॉपिक, जैसे कि हमारे पास बफर सॉल्यूशंस और उससे रेलिवेंट कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, गुड लक।